हम न होते तो गजल कौन कहता, अगर हम न होते तो गजल कौन कहता, आपके चेहरे को कमल कौन कहता, ये तो करिश्मा है हमारी और आपकी दोस्ती का, वरना पत्थर की दीवार को ताजमहल कौन कहता। चलिए, वर्मा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अकबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। मैंने इस चैनल पे मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य का मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ। जिस चारों वीडियो में हमने बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में और सूर साम्राज्य के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम उसके आगे पढ़ेंगे और देखेंगे अकबर के बारे में, एक एक चीज़ को जानेंगे कि अकबर कौन था, उसने क्या क्या काम किए थे। तो यदि आप पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो मैंने उसमें बताया था कि अकबर का जन्म जो हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था, और वो भी 20 साल के महल में हुआ था। 1541 में हुमायूं की शादी हमीदा बानो बेगम से हुई थी और 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अकबर का जब जन्म हुआ था उसके अगले ही साल उसके जो पिता हैं हुमायूं, वो ईरान चले गए थे और अकबर को 20 साल के महल में ही छोड़ दिया गया था, जहाँ पे अकबर के जो चाचा हैं यानी कि हुमायूं के भाई कामरान ने अकबर को मारने का अथक प्रयास किया था। ये भी मैंने आपको बताया था कि उसको मारने के लिए अकबर के उम्र के सभी व्यक्तियों को, सभी बच्चों को एक एक को तोप के सामने खड़ा कर दिया था ताकि वो अकबर की हत्या कर सके। फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें से एक बैरम खान था जिसने अकबर को पहचान लिया था और उससे बचा लिया था, और बाद में वही बैरम खान अकबर का संरक्षक बन जाता है। हुमायूं उसे अकबर का संरक्षक बनाता है। हुमायूं के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1555 में मुगल साम्राज्य फिर से दोबारा भारत आया था, मतलब भारत पे अपना शासन को चलाने में वो उन्हें, मतलब फिर से एक आप कह सकते हैं कि उनको मौका मिला था कि भारत पे जाके वो राज कर सके। ये सब चीज़ें मैंने पिछले के लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब आगे हम देखते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। एक एक चीज़ जानेंगे हम अकबर से रिलेटेड, जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महान सम्राट अकबर। अकबर को महान कहा जाता है। इतिहास में कुछ ही शासक हैं, जिस तरह सिकंदर महान, वैसे ही अकबर महान। तो अकबर को महान कहने का तात्पर्य कुछ न कुछ उसके पीछे कारण होगा, वो कारण हम देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या वाकई अकबर महान था या महान सिर्फ उसे दर्जा दे दिया गया था। और ये आप पे निर्भर करता है कि आप जब कहानी को पूरी तरह से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या अकबर अच्छा था या उसमें क्या खराब गुण थे। वो चीज़ आप इस लेक्चर के माध्यम से पता कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसका बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इसका जन्म से स्टार्ट करते हैं। इसका जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर को, इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था, और इसका जो जन्म हुआ था वो वीर साल के महल में हुआ था। महल में, ये जो वीर साल का महल है ये अमरकोट में था। वीर साल का जो महल था वो कहाँ पे था? अमरकोट में था। ये जो अमरकोट है, ये अमरकोट अभी इसका नाम उमरकोट है। क्या नाम है? उमरकोट। और ये जो उमरकोट है अभी ये पाकिस्तान में है।
ये अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि अकबर का जन्म जिस स्थान पर हुआ था वह स्थान वर्तमान में कौन सा देश है, तो वह देश कौन सा है, पाकिस्तान। उमरकोट में हुआ था, राजा वीर साल के महल में हुआ था। और मैं आपको बता चुका हूं कि 1542 के अगले ही साल 1543 में उसका पिता ईरान चला गया था। वहां पे ईरानियों का गुट लेके वो दोबारा 1555 में भारत पे मुगल साम्राज्य को फिर से कायम कर पाए थे। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो अकबर है, इसका जो बचपन का नाम था, अकबर का जो बचपन का जो नाम था, ये बचपन का नाम बदरुद्दीन था, बदरुद्दीन। और यदि इसका पूरा नाम बात किया जाए, मतलब जो एक्चुअल नाम है इसका, वो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये इसका नाम है। तो एग्जाम में बचपन का नाम पूछे या इसका पूरा नाम पूछे तो बता देना है आपको कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सब कुछ छोटा मोटा चीज जो उसके जन्म से संबंधित थे। अकबर की जो माँ थी, अकबर के माता पिता का नाम भी आप लिख लीजिए। इसकी जो माता थी ये थी हमीदा बानो बेगम, और इसके जो पिता वो थे हुमायूं, हुमायूं, इसके पिता का नाम था हुमायूं। तो ये छोटा मोटा चीज है इसके जन्म से रिलेटेड। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक कहानी को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आखिर अकबर का बचपन से लेकर अकबर का जवानी से आगे बढ़ते हुए बुढ़ापा तक कैसे बीता, वो हम एक एक चीज को सीखेंगे। देखिए, अकबर महान तो बाद में बना जब उसने अच्छे कुछ कार्य किए। उसके पहले अकबर भी बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति था, क्योंकि अकबर के ही शासन काल में एक सिस्टम चला था। वो सिस्टम था हरम का। ये भी आपको समझना है। ये जो हरम का सिस्टम है, हरम के सिस्टम में क्या था कि यहाँ पे हरम एक महल में एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पे महिलाओं को रखा जाता था। अलग अलग जगह से, अलग अलग जहाँ पे जो भी सुंदर महिलाएं, सुंदर स्त्री दिखती थी तो उसको रखा जाता था। यानी कि एक तरह से असभ्य भाषा में कह सकते हैं तो जहाँ पे वह अपने रखेल को रखता था। उसके आगे हम देखेंगे कि ये जो हरम से जो महिलाओं को ये लाते थे, इसके लिए इसने मीना बाजार का स्थापना किया था। यानी कि मीना बाजार प्रारंभ किया था। ये जो मीना बाजार है ये आगरा में है। आगरा का जो मीना बाजार किसने स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर। तो हम देखेंगे कि अकबर क्या है, अच्छा है खराब है, इससे तो पता चल जाएगा आपको। इसके आगे हम बढ़ते हैं और कहानी को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हुआ। एक एक आप सीरियल बाय सीरियल यदि कहानी को पढ़िएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मुझे विश्वास है। और आपको भी विश्वास हो जाएगा जैसे ही आप लेक्चर को पूरी तरह से देखिए, क्योंकि आप स्किप कर दीजिएगा तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज जो है अकबर के बारे में वो धरा का धरा रह जाएगा। और एग्जाम में आप अकबर से रिलेटेड यदि कोई भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान से सुनिए कि जब जन्म तो हुआ इसका 1452 में, 1542 में जन्म हुआ। और 1555 की बात है, 1555 की बात है, ध्यान से सुनिए। 1555 में क्या हुआ था, जो अकबर का पिता था हुमायूं, अकबर का पिता का क्या नाम था, हुमायूं। हुमायूं जो था इसने क्या किया था, सिकंदर शाह सूरी, ये सूर वंश का
शासक था इसको हराया था। इसको हरा के, जो सिकंदर शाह सूरी था, इसको हरा के 1555 में ही दोबारा मुगल सत्ता पे आया था, सत्ता में आया था। मैंने आपको हुमायूं के चैप्टर में बताया था कि कौन सी लड़ाई इसने लड़ी थी जिसके कारण ये सत्ता में आया था। तो जो लड़ाई लड़ी थी जिस कारण ये दोबारा सत्ता में आया था वो था आपका सरहिंद का युद्ध। क्या था वो? सरहिंद का युद्ध। ये आप इसको नोट कर लीजिए, 1555 में ही था। तो जब सिकंदर शाह सूरी को हराया, और ये सिकंदर शाह सूरी क्या हुआ, ये भाग गया था और भाग के नमक का खाड़ी में चला गया था, नमक की खाड़ी में चला गया था। ये सरहिंद का युद्ध जो है ये पंजाब में के लगभग हुआ था और ये वहां भाग के नमक की खाड़ी में चला गया था। तो जैसे ही हुमायूं फिर से सत्ता पे आया तो ये सिकंदर शाह सूरी वापस निकला जहां भाग के गया था, और इसके बाद इसने लूटपाट और निकल के वहां पे आसपास के गांव में लूटपाट इसने प्रारंभ कर दिया था। अब जब लूटपाट प्रारंभ कर दिया तो इससे क्या हुआ कि पता चला हुमायूं को कि वहां के लोगों को ये तकलीफ पहुंचा रहा है। तो इसने अकबर के साथ साथ इसका जो संरक्षक था बैरम खान और अकबर को मिशन पर भेजा। इस दोनों को मिशन पे भेजा यानी कि सिकंदर शाह सूरी जो बच गया था, सरहिंद के युद्ध में हार के जो भाग गया था, इसको खत्म करने के लिए भेजा गया सिकंदर शाह सूरी को। तो और इसी दौरान जब ये दोनों अकबर और बैरम खान ये दोनों पंजाब में एक जिला है गुरुदासपुर में एक जगह है जिसको आप कह सकते हैं कलानौर, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सीखेंगे कि क्यों ये जगह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अकबर और बैरम खान पंजाब में गुरुदासपुर में था और उसका जो पिता है हुमायूं ये दिल्ली में था। एक्चुअली बात है आपका 1555 में ही दिसंबर महीने कहीं आपको 1 जनवरी दिखाई देगा, तो कहीं जनवरी महीना में आपको 25 जनवरी, मतलब ये आप समझ लीजिए कि दिसंबर और जनवरी का ही ड्यूरेशन है। इस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि एक बार हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी दिल्ली में। आपको पता होगा यदि आप पिछले का लेक्चर आपने देखा है तो शेर मंडल पुस्तकालय में जब ये किताब पढ़ रहा था हुमायूं, तो अचानक इसको नमाज सुनाई दिया कि मस्जिद से नमाज अदा हो रहा है। तो वो उस समय क्या था कि ये महल है, ये बहुत मान लीजिए ये 4-5 मंजिला इमारत है, तो इसका सीढ़ी ऐसा होता था, एकदम स्ट्रेट होता था, सीढ़ी स्ट्रेट होता था। तो यह सीढ़ी से जो था ये गिर गया था हुमायूं और इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन इसके डेथ को छिपाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया था ताकि पता न चले कि हुमायूं मर चुका है। क्यों? क्योंकि पहला कारण हो सकता है कि उसका जो बेटा था अकबर, वो तो मात्र 13 साल का था। यदि आप इसको देखिएगा अच्छे से तो 12 से 13 साल के बीच नजर आएगा। और दूसरा बात कि अकबर उस समय दिल्ली में तो था नहीं, वो तो पंजाब का गुरुदासपुर में था। तो इसके मौत को छिपाया गया था ताकि यदि पता चल जाए तो बहुत उस समय ताक फिराक में थे कि विद्रोह करके पुनः मुगल साम्राज्य को भारत से हटा दिया जाए। उसके लिए एक
और ऐसा ही हुआ। हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे कि जिसने मुगल साम्राज्य को फिर से निस्तना नाबूद कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया, और वह व्यक्ति था हेमू। तो हम हेमू के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये हेमू कौन था, और एक एक चीज इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझिए हेमू के बारे में। हेमू जो था ये पहले प्रधानमंत्री था, वजीर था आदिल शाह सूरी का। ये आदिल शाह सूरी का, ये जो आदिल शाह सूरी है, ये भी सूरवंश का शासक है। हेमू जो था ये आदिल शाह सूरी इसका प्रधानमंत्री था, ऐसे बोल सकते हैं, इसका सेनापति बोल सकते हैं, सेनापति था। यानी कि हेमू जो था वो आदिल शाह सूरी के शासन में काम किया था। पेशे से ये बनिया था, किस्मत ऐसा पलटा कि ये बनिया से लेकर शासक ही बन गया। और हेमू का पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य इसने रखा था, विक्रमादित्य का उपाधि लिया, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ध्यान से समझिए आगे की कहानी, समझिए आगे की कहानी को। हेमचंद्र यानी कि हेमू जो था इसने क्या किया, जैसे ही इसको पता चला कि मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है और जो उसका बेटा है वो पंजाब के गुरदासपुर में है, तो इसने तनिक सा भी देरी नहीं की और इसने दिल्ली पे आक्रमण कर दिया। दिल्ली में आक्रमण कर दिया। दिल्ली में आक्रमण जैसे इसने किया तो यहाँ से मुगल शासक को, मुगल जो शासक थे यानी जो मर चुके थे, मरने के बाद भी उसके पार्टी में जो भी व्यक्ति थे उसको उससे युद्ध करके हरा के और ये गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। ध्यान से समझिए बात को। तो ये दिल्ली का ये अंतिम हिंदू शासक कहलाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू। तो क्वेश्चन आए कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन है, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये इस हेमू ने हेमचंद्र ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण टोटल 14 व्यक्तियों ने किया था। 14 पीपुल ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और ये जो हेमू था ये 14वां विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य था ये हेमू। टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिसमें कि ये हेमू अंतिम विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था। पहला विक्रमादित्य धारण करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त जो द्वितीय था ये पहला व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये सूर्य, सन ऑफ सूर्य कहलाता है विक्रमादित्य। आप नेट पे इसके बारे में अच्छे से सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो टाइम नहीं है कि हम विक्रमादित्य वर्ड को एक्सप्लेन करें। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब और कैसे पहला विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रभावती। प्रभावती रुद्रसेन फर्स्ट और रुद्रसेन सेकेंड,
ये दो रुद्रसेन थे। तो प्रभावती जो थी वो रुद्रसेन फर्स्ट से प्रेम करती थी, जबकि रुद्रसेन टू प्रभावती से प्रेम करता था। ये जो रुद्रसेन टू था ये शाक्य वंश का था। तो ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पसंद नहीं आया और इसने इस रुद्रसेन टू की हत्या करवा दी प्रभावती के शिकायत के कारण। तो अब जो शाक्य वंश के लोगों ने इसका विरोध किया कि आपने क्यों किसी की हत्या कर दी, और जिसके फलस्वरूप गुस्से में आके चंद्रगुप्त द्वितीय ने पूरे जो शक वंश शाक्य को, यानी कि जो शक थे, शकों की हत्या करवाना प्रारंभ कर दिया। मतलब शक को खत्म करने लगे, जितने भी शक थे सबको मार डाला। और उसी समय से इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आप देखते होंगे विक्रम संवत कैलेंडर ये इसी से रिलेटेड है। 57 BC से ये प्रारंभ हुआ है। तो ये छोटा मोटा हाईलाइट था हेमू के बारे में। हमको हेमू के बारे में उतना जानना नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो आपका अकबर है। तो अकबर के बारे में हम जानेंगे। तो हेमू ने इसका फायदा उठाया और वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो ये जब बात पता चली अकबर और बैरम खान को, चूंकि अकबर एक बच्चा था तो वह तो कुछ कर नहीं सकता था, तो सारा जो कार्य करने वाला व्यक्ति था वो आपका बैरम खान ही था। तो 1556 में ही जनवरी महीने में ही, जनवरी 1556 में अकबर का राज तिलक होता है। अकबर का राज तिलक होता है और ये कहाँ होता है? तो पंजाब का कलानौर में, पंजाब के कलानौर में। मात्र देख सकते हैं आप 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष 13 वर्ष 3 महीने हो सकते हैं, तो 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज तिलक हो जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि अकबर का राज तिलक कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कलानौर में। किसने किया था राज तिलक? तो इसका जो राज तिलक करने वाला व्यक्ति था वो बैरम खान था। और ये जो राज तिलक हुआ था ये मात्र 13 वर्ष 3 महीने की उम्र में हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटा बच्चा होगा 13 वर्ष की उम्र में। इसको सत्ता का कुछ ज्ञान नहीं था। वो तो बैरम खान इसको पाला पोसा, मतलब संरक्षण में रहा, तो उसके ही साथ ये हमेशा जाया करते थे और पले बढ़े थे। तो ये अकबर था उसमें। अब जो अकबर प्लस बैरम खान, क्योंकि अकेला तो अकबर था नहीं, अकबर नाम का मात्र का था उस समय, बैरम खान ही सारा काम किया करते थे। तो बात क्या हुआ कि अब इसको इन दोनों को पुनः दिल्ली पे अधिकार करना है। और क्योंकि दिल्ली पे कब्जा किसका हो गया था? हेमू का हो गया था, हेमचंद्र विक्रमादित्य का हो गया था। तो अब उसको हटाना है। तो अकबर और बैरम खान एक तरफ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अकबर अकेला तो था नहीं, बैरम खान के साथ था, और एक तरफ इसमें हेमू मेरा है, हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य। इस दोनों के बीच युद्ध होता है और यह युद्ध इतिहास में पानीपत की दूसरी
लड़ाई कहलाती है। और ये जो लड़ाई हुआ था 1556 में, 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। और यह लड़ाई अकबर प्लस बैरम खान और हेमू के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध के फलस्वरूप हेमू जो है ये हार जाता है। ये हेमू क्या होता है? हार जाता है। और बैरम खान अकबर के मना करने के बावजूद हेमू का सर काट देता है और दिल्ली के चौराहे पे लटका देता है। तो यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से बोल सकते हैं कि हेमू का कत्ल किया गया था, लेकिन अकबर मना कर रहा था। तो ये 1556 की बात है। 5 नवंबर 1556 में ये घटना हुई, पानीपत की दूसरी लड़ाई। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का दूसरी लड़ाई आपका एक तरफ अकबर है और एक तरफ हेमू है, यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य की। जीत किसकी हुई? अकबर की। लेकिन अकबर लड़ा नहीं, अकबर मात्र का शासक था उस समय। जो भी लड़ाई लड़ा वो बैरम खान लड़ा। अब हम आगे देखते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि 1556 यानी जैसे ही पानीपत की दूसरी लड़ाई जीतती है अकबर की सेना, तो पुनः शासन मुगल साम्राज्य का भारत में हो जाता है। तो आप देख सकते हैं स्थिति कितना उथल पुथल है। कभी पहले आप हुमायूं हारा था तो वो चला गया था 15 वर्ष, एक तरह से बोल सकते हैं वनवासी। 1555 में पुनः आया और 56 में फिर कब्जा कर लिया, फिर 56 में अकबर ने हरा दिया था। तो ये छोटा मोटा बात है। अब आगे देखते हैं कि आगे की कहानी को समझने का हम प्रयास करते हैं। अकबर अभी भी एक छोटा सा मतलब कम उम्र का बच्चा है। अकबर के बारे में यदि आप इंटरेस्टिंग बात जाने तो अकबर जो था ना, आप जान सीखिए, अकबर एकमात्र बोल सकते हैं कि ऐसा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर वाज अनएजुकेटेड पर्सन। उसके बाद दूसरा जो चीज है, अकबर को ढोल और नगाड़े का शौक था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन आप देखेंगे कि अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि किसके शासन काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो सीधा से आप दे सकते हैं आंसर अकबर। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 1556 ईस्वी से। 1556 से लेकर 1560 तक, इस 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान जो था, बैरम खान ये अकबर के, ये बैरम जो खान था ये अकबर के वजीर के रूप में, वजीर के रूप में शासन किया था, शासन किया था। यानी कह सकते हैं हम ये जो 1556 से 1560 का जो टाइम है, इस दौरान अकबर नाम मात्र का शासक था और सारा काम करने वाला व्यक्ति कौन था? बैरम खान। इस 4 साल में अकबर बड़ा होते गया, उसके दिमाग में बुद्धि थोड़ा आया, उसको पता चला कि कैसे सत्ता को संभालना है। और इधर बैरम खान जो 4 साल से इसमें शासन कर रहा था। तो अब क्या हुआ कि 1560 की बात बताते हैं हम। 1560 में अकबर की एक दाई माँ थी। अकबर की जो दाई माँ थी, ध्यान से नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है, अकबर की दाई माँ। इसका नाम था माहम अंगा। माहम अंगा। बात क्या हुआ कि अकबर की जो दाई माँ थी माहम अंगा, ये थोड़ा पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि रखती थी और ये चाहती थी कि बैरम खान को हम हटा दें। बैरम खान जो ज्यादा से ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रहा था। जो दाई माँ थी ना महामंगा,
ये अकबर के जन्म से लेकर जब तक बड़ा नहीं हो गया अकबर, तब तक उसके साथ ही रहती थी। तो क्या हुआ कि अकबर की दाई माँ महामंगा ने कंप्लेन कर दिया कि अकबर जो है, जो बैरम खान है, वो हरम में बिना अनुमति के जाया करता है और वहां की औरतों से छेड़छाड़ करता है। ये कंप्लेन कर दिया गया और जब ये कंप्लेन अकबर के पास पहुंचा, अकबर को खराब लगा और इधर अकबर को कानों में बहुत सारे व्यक्ति बोल दिया करते थे कि ये जो बैरम खान है ये धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है, देखिएगा कि कहीं आपको हटा के खुद यहाँ का राजा डिक्लेयर ना कर दे। और बैरम खान और अकबर के बीच धीरे धीरे क्या हुआ, मतभेद बढ़ता गया और बैरम खान को भी जब पता चला कि अब उसको भी ये घुटन का जिंदगी बर्दाश्त नहीं है, तो दोनों के बीच युद्ध हो जाता है अकबर और बैरम खान के बीच। अकबर और बैरम खान के बीच जो युद्ध होता है, एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ जो थे बैरम खान, इन दोनों के बीच के युद्ध को 1560 में युद्ध होता है, जिसको तिलवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। तिलवाड़ा का युद्ध ध्यान से समझना है आपको कि तिलवाड़ा का युद्ध कब हुआ, तो 1560 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो एक तरफ अकबर, दूसरी तरफ बैरम खान। अब थोड़ा हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि जो तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, इसमें बैरम खान जीत गया था, ये विक्ट्री हुआ है। अकबर जीत गया और बैरम खान हार गया, ये हार गया। तो लेकिन इस युद्ध के बाद भी अकबर ने बैरम खान को माफ कर दिया था और टोटल उसके सामने 3 प्रस्ताव रखे। बैरम खान के सामने अकबर ने टोटल 3 प्रस्ताव रखे। तीनों प्रस्ताव क्या था, ध्यान से समझते हैं। पहला प्रस्ताव रखा कि आप हज की यात्रा में चले जाएं, हज की यात्रा में चले जाएं, पहला प्रस्ताव रखा। जब युद्ध हुआ, युद्ध में अकबर जीत गया, बैरम खान हार गया, तो पहला रखा कि आप हज की यात्रा में चले जाएं। दूसरा कि आप मुगल दरबार में आकर चुपचाप बैठे, मतलब ज्यादा बहस नहीं करना है आपको, क्योंकि मतभेद के कारण जो युद्ध हुआ, तो वो जो पहले नजदीकियां थी अकबर और बैरम खान के बीच बचपन से, वो धीरे धीरे नजदीकियां दूर में बदल गई थी। तीसरा उसने दिया कि आप किसी प्रांत का सूबेदार बन जाइए। अब पहला तीसरा स्टेटमेंट पे आते हैं। चूंकि बैरम खान संरक्षक रहा, वजीर रहा, प्रधानमंत्री रहा पूरा साम्राज्य का, अब यदि एक छोटा सा प्रांत का, छोटा सा जगह का सूबेदार बना दे तो ये उसको अच्छा लगने वाला नहीं था। तो ये इसने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, ये हम काम नहीं करेंगे। दूसरा है कि मुगल के दरबार में आके चुपचाप बैठे, तो ये भी उससे होने वाला नहीं था और इसको भी रिजेक्ट कर दिया। बचा पहला हज की यात्रा, और इसने हज की यात्रा जाना ही मुनासिब समझा और बैरम खान जो है वो हज की यात्रा के लिए 1560 में प्रस्थान कर गए। ध्यान से सुनिए कहानी को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आपको आएगा। 1560 की बात है, 1560 में ये हज की यात्रा के लिए निकल गए।
हज की यात्रा के लिए निकले। दिसंबर महीने में निकले थे और बात है जनवरी 1561 की। आप 60 भी बोल सकते हैं दिसंबर, क्योंकि डेट जो है ना वो इतिहासकार के अनुसार थोड़ा आगे पीछे बहुत सारा बुक में अलग अलग डेट दिया रहता है। लेकिन हाँ, आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो डेट लगभग मिलता जुलता नहीं देगा। यदि 60 61 दिया है, दूसरा 65 रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि 60 भी रहेगा 61 भी रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो 1561 में जनवरी महीने में 1561 में जब ये गुजरात पहुंचे थे, वहां पे काठीवाड़ जो बंदरगाह है, बंदरगाह, यहां पे बैरम खान की हत्या हो जाती है। बैरम खान की हत्या हो जाती है। बैरम खान की हत्या हो जाती है। और कहा जाता है कि हत्या करवाने वाला या तो माहम अंगा का बेटा आदम खान या फिर सिकंदर शाह सूरी का बेटा मुबारक शाह। अधिकतर जगह पे इसको वैलिड माना जाता है कि सिकंदर शाह सूरी का जो बेटा था मुबारक शाह ने अपने पिता की मौत का, क्योंकि इसके पिता को इसी दोनों ने, अकबर और बैरम खान, क्योंकि बैरम खान ही मैं नेतृत्व कर रहा था, तो उसने हत्या करवा दिया था। तो ये आप बोल सकते हैं कि सिकंदर शाह सूरी का जो बेटा था मुबारक शाह सूरी ने प्लानिंग बना के गुजरात के काठीवाड़ बंदरगाह पे जब वो निकलने वाला था हज की यात्रा के लिए, तो इसकी तो 1560 के जैसे ही इसकी हत्या हो जाती है, यह खबर पहुंचती है अकबर के पास। जैसे ही अकबर को पता चलता है कि बैरम खान की हत्या हो गई है, तो बैरम खान को दुख लगता है और उसने, बैरम खान जब दुखी हो जाता है तो वह चाहता है कि इसकी बीवी और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। तो बैरम खान की जो पत्नी थी, बैरम खान की पत्नी, जिसका नाम था सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, और इसका जो बेटा था उसका नाम था अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। तो बैरम खान की पत्नी सलीमा बेगम को, यह पत्नी को पत्नी का दर्जा देता है और बेटा को बेटा का दर्जा देता है। ये जो सलीमा बेगम है ये विधवा है, इससे शादी कर लेता है, शादी कर लेता है। कौन शादी कर लेता है? अकबर शादी कर लेता है और अब्दुल रहीम को अपना बेटा के रूप में मानता है। यानी कि बैरम खान की जब मृत्यु हुई तो उसकी पत्नी को वह पत्नी का दर्जा देता है और बेटे को बेटे का दर्जा देता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर सकते हैं, एक एक चीज को। आप जो भी मैं बता रहा हूं आप कृपया करके उसे नोट जरूर करें। आगे कहानी को बढ़ाते हैं और चलते हैं। अभी तक हम 1560 तक पहुंचे हैं, हमें 1605 तक पहुंचना है, जब हत्या होगी। किसकी हत्या होगी? हत्या नहीं बोल सकते हैं, मौत हो जाती है अकबर की अतिसार डिसेंट्री रोग के कारण। तो वो हम चीज देखेंगे। 1560 से लेकर 1562 का यह जो पीरियड है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में जो माहम अंगा थी, माहम अंगा, क्योंकि उसका तो कत्ल करवा देती है एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर उसको हटा देती है सत्ता से बैरम खान को। तो माहम अंगा इस समय, क्योंकि अकबर अभी भी बच्चा है, तो माहम अंगा जो है ये संरक्षिका के रूप में काम करती है। ये मतलब बोल सकते हैं कि अकबर अभी भी नाम मात्र का शासक है, मेन काम करने वाली माहम अंगा है। इसी कारण इस जो 2 साल है, ये 2 वर्ष जो है, इसको
पेटीकोट शासन व्यवस्था कहा जाता है। पेटीकोट शासन कहा जाता है। इसको हम पर्दा शासन भी कह सकते हैं। अभी के लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2002 से लेकर, शायद बोलना उचित ना हो लेकिन फिर भी अधिकतर लोगों का जो मत है वो यही है कि अभी जो 2002 से लेकर 2014 तक, आप 4 से लेकर बोल सकते हैं 14 तक, जो पिछले 10 साल मोदी गवर्नमेंट से पहले यही चला था, पर्दा शासन व्यवस्था। प्रधानमंत्री नाम मात्र के थे और आपको ही पता होगा कि कौन बाहर से सपोर्ट कर रहा है, मतलब बाहर से कौन सरकार चला रही थी। तो आगे हम बढ़ते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो 1560 से लेकर 1562 के बीच जो महामंगा थी, ये संरक्षिका के रूप में काम करती है, यानी कि पूरा का पूरा फरमान जारी करना, मतलब मुगल दरबार का बहुत कार्य, क्योंकि ये ही हेड हो गई। अकबर अभी भी नाम मात्र का शासक है। इसी के बीच 1561 में अकबर का पहला मिशन होता है। अकबर का पहला मिशन होता है और ये गुजरात में ही बाज बहादुर को हरा देता है। बाज बहादुर को हरा देता है। मतलब 1561 में पहला मिशन होता है अकबर का, और वह मिशन किसके खिलाफ था? बाज बहादुर के खिलाफ था, जिसमें अकबर की विजय होती है। तो एक एक चीज हम ध्यान से देखते जाएंगे। ये 1562 तक का सिनेरियो है। 1562 में जब अकबर को पता चलने लगता है कि सब कोई चाह रहा है कि खुद अपना जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल कर ले या किसी भी तरह इस्तेमाल कर ले, महामंगा को का जो सोच है वह अकबर को समझ आने लगता है। और 1562 में ये पूरी तरह से जो सत्ता है ये अपने हाथों में ले लेता है। तो ध्यान से समझेंगे अब 1562 के आगे की कहानी कि 1562 के आगे क्या हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और समझ में सब कुछ आएगा। 1562 में आते हैं। 1562 में क्या हुआ था कि अकबर जो था, अकबर ये राजस्थान गया था। राजस्थान में मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में गया था। कौन गया था? अकबर। उसी समय राजस्थान में ही एक शासक था, छोटा शासक, जिसका नाम था बिहारी मल, या फिर बोल सकते हैं इसी को भारमल कहा गया है। तो ये जो बिहारी मल था और भारमल था, इसको वहां के यानी राजस्थान में जो मुगल शासक थे, मतलब जो इससे टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, तो काफी परेशान किया करता था। तो इसको लगा कि यदि हम थोड़ा अकबर से नजदीकियां बढ़ाएं तो जो हमें परेशान करता है वह परेशानी दूर हो जाएगी। तो बिहारी मल और भारमल ने क्या किया कि अपनी बेटी, इसकी बेटी थी, नाम याद रखना आपको, बेटी जो थी हरका बाई, बेटी क्या नाम है? हरका बाई। इसकी शादी का, इसकी हरका बाई की शादी का प्रस्ताव रखा अकबर के पास, अकबर के सामने रखा। यानी कि अकबर को कहा कि आप मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अब जो है वो रिश्तेदारी में बदल जाएगा और कोई भी उसको शासक मुगल का परेशान नहीं करेगा। तो ये कुछ बातें थी और 1562 में ही जिसने प्रस्ताव रखा, 1562 में ही अकबर की शादी हो जाती है। अकबर की शादी होती है।
किससे होती है? हरका बाई से, हरका बाई से। ध्यान से हम समझते हैं कहानी को। ये जो हरका बाई है, ये हरका बाई को इसने मरियम उज जमानी का टाइटल दिया था। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि हरका बाई को किस टाइटल से नवाजा गया? मरियम उज जमानी। तो 1562 में अकबर और हरका बाई की शादी हो जाती है। बहुत सारे जगह में आप देखेंगे जोधा अकबर का नाम सुने हैं, जोधा बाई, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अकबर की शादी जोधा बाई से कभी नहीं हुई। अकबर ने अपने बेटे सलीम यानी कि जहांगीर की शादी जोधा बाई से कराई थी। हम कहानी को जैसे आगे बढ़ाएंगे तो हम सीखेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ था जोधा बाई, और आप बोल सकते हैं जहांगीर और अकबर कि कैसे। इतिहास में जब हम जोधा बाई के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे जोधा बाई का जो पिता है उदय सिंह, उसको मोटे वाले राजा भी कहते थे राजस्थान के अकबर। तो अकबर पहली बार, मतलब इतिहास का एक अलग पन्ना लिखा गया था उस समय कि एक मुगल शासक अपने बेटे का बारात को लेकर वो मोटा बाई के यहाँ जाते हैं। अब इतना बड़ा शासक है तो वो खुद आके भी शादी हो सकता है, लेकिन ये इतिहास में एक इम्पोर्टेंट घटना में गिना जाता है। तो अब थोड़ा हम शॉर्ट में हाईलाइट समझ लेते हैं कि अकबर की पत्नियों के बारे में। हरम था तो हरम में वो इनकी तो बहुत सारी रखेल थी, लेकिन जो 4 ऑफिशियल पत्नी आप बोल सकते हैं तो उसको हम समझेंगे। पहला था रुखसाना बेगम, रुखसैया बेगम, सलीमा बेगम और हरका बाई। हरका बाई हिंदू थी और आपको पता चलेगा कि हरका बाई हिंदू, इससे जो संतान हुआ था सलीम, जहांगीर, जहांगीर की माँ हिंदू थी। तो वो हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमको देखना है इसमें। 2 ऐसा शासक है जिसकी माँ हिंदू थी, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी एक शासक आपको मिल गया और वो शासक कौन है? सलीम। सलीम की जो माँ थी वो हरका बाई हिंदू थी। तो कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं 1562 के बाद की घटना को। 1562 वाला आपको समझ में आया होगा। 1562 में जब शादी हुआ तो संतान नहीं हो रहा था। आप बोल सकते हैं कि अकबर और हरका बाई का कोई संतान नहीं हुआ था। 7 वर्ष के बाद 1569 में सलीम का जन्म हुआ था। तो 1565 के दरमियान ही 1565 के दरमियान में ही ये सलीम चिश्ती के दरगाह पे गया था। सलीम चिश्ती के दरगाह पे गया अकबर मिन्नत मांगने के लिए कि बेटे का कोई उससे संतान उत्पन्न हो हरका बाई से। मतलब काफी मिन्नत के बाद सलीम का जन्म हुआ था, लेकिन वैसा ही उल्टा प्रवृत्ति का हुआ। सलीम हमेशा अकबर का विरोध किया करता था। वह चाहता था कि अकबर को सत्ता से हटाएं और खुद हम, मतलब पिता को हटा के तुरंत शासन व्यवस्था संभालना चाहता था। कहानी को हम आगे ले जाते हैं
1565 में ही 1565 के ही समय में अकबर ने क्या किया था, पहले जो राजधानी थी मुगल की राजधानी जो पहले थी, मुगल की राजधानी जो थी वो दिल्ली थी हुमायूं के समय में, और अकबर ने दिल्ली से जो राजधानी है ये आगरा ले लिया। तो 1565 में ही दिल्ली से आगरा ले गया, और 1565 से लेकर 1580 तक आगरा का लाल किला का निर्माण इसने करवाया था। देखिए आगरा किला जो था ना, आगरा किला ये सिकंदर शाह सूरी के ही समय था। सिकंदर शाह सूरी इसने निर्माण कराया था आगरा का किला, लेकिन उस किला को चारों तरफ से लाल पत्थरों से बनाकर आगरा का लाल किला बनाने वाला व्यक्ति था अकबर, और ये 1565 से लेकर 1580 तक ये घटना चली थी। कहानी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ये 1565 की बात है, तो कभी भी पूछ दे कि आगरा का लाल किला कब से कब तक बना था, 1565 से लेकर 1580 तक ये अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, अभी 1565 की बात हो रही है। 1568 में हम आते हैं, 68 में, और 68 की घटना को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 1568 में 1568 में मेवाड़ के जो शासक थे ये थे उदय सिंह द्वितीय। उदय सिंह जो द्वितीय थे ना, वो राणा सांगा के बेटे थे। राणा सांगा की पत्नी का नाम रानी कर्णावती थी। ये सब मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। तो मेवाड़ का शासक उदय सिंह, इसका फत्ता और जेमल, ये जो दो व्यक्ति थे ये इसके सिपाही थे, एक तरह से कह सकते हैं उदय सिंह टू के। तो जब मेवाड़ का युद्ध हुआ, उदय सिंह टू और अकबर के बीच काफी खूनी वार चला था। इसमें उदय सिंह टू की मृत्यु हो जाती, लेकिन फत्ता और जेमल ने किसी तरह उदय सिंह टू को भगा दिया और बोला आप यहां से निकल जाइए, नहीं तो आपकी हत्या हो जाएगी। उदय सिंह टू भाग गया, लेकिन फत्ता और जेमल इसने काफी बहादुरी से अकबर का सेना का मुकाबला किया था। तो और आप देखेंगे कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है वहां पे इन दोनों का स्टेचू को लगा के रखा गया है। तो यानी कि बहुत ही ज्यादा अपने प्रतिभा से प्रभावित हुए थे, इनकी प्रतिभा से अकबर प्रभावित हुए थे, जिसके कारण एक दुश्मन को कितना आदर सम्मान दिया गया था। तो 1568 में युद्ध हुआ था उदय सिंह टू और अकबर के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट है। 1569 में अगले ही साल सलीम का जन्म होता है। 7 साल के बाद इस सलीम का जन्म होता है, क्योंकि 1562 में ही शादी हो जाती है और 1569 को सलीम का जन्म होता है। काफी मन्नत के बाद सलीम का जन्म हुआ, और ये सलीम है यही बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ। जब हम जहांगीर के बारे में पढ़ाएंगे, सलीम के बारे में हम एक एक चीज को उसमें जहांगीर के बारे में जानेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पढ़ने और पढ़ाने के सिलसिले को जारी रखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। 1572 की बात है, थोड़ा आगे बढ़े। आप स्टेप बाय स्टेप यदि समझ रहे हैं कहानी को, तो आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। 1572 में क्या होता है, आप यदि मेरा लेक्चर देखे हैं
आधुनिक भारत पे मैंने वीडियो डाल चुका हूँ यूट्यूब पे, तो आप देखे होंगे कि 1572 के बारे में मैंने चर्चा की थी उसमें, कि अकबर उस समय क्या हुआ था 1572 में, अकबर गुजरात का दौरा पे निकला था। गुजरात और दक्षिण भारत का दौरा पे निकला था, बोल सकते हैं दक्षिण भारत का दौरा पे निकला था। और 1572 में ही पहली बार ये पुर्तगाली से मिला था। 1572 में ही पहली बार इसने समुद्र देखा था। तो एक एक चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यही यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि ये पुर्तगाली से मिला। पुर्तगाल का पूरा लेक्चर पढ़ा है, आप जाके देख सकते हैं, एक एक चीज को मैंने बताया है। और दूसरा, ये समुद्र देखा था, पहली बार समुद्र देखा। 1572 में गुजरात मिशन के दौरान जब सफलता मिली, गुजरात मिशन में, गुजरात अभियान में सफलता प्राप्त हुआ, इनको सफलता प्राप्त हुआ, यानी कि गुजरात के जो भी शासक थे, मतलब गुजरात का जो भी एरिया था जो मुगल साम्राज्य का अधीन नहीं था, उसको मिलाते गए। और 1573 में ही इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको नोट कर लीजिए कि 1573 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद का दरवाजा। क्वेश्चन आएगा कि किस कारण बुलंद का दरवाजा, तो गुजरात अभियान में जो सफलता प्राप्त हुआ था, जीत के कारण बनवाया। और फत्ता और जेमल का जो स्टेच्यू बनवाया था वो मेवाड़ जीत के उपलब्ध में बनवाया था, बाद में बनवाया था फत्ता और जेमल का। 1573 मतलब बुलंद दरवाजा बनने के बाद बनवाया था। तो ये 1573 तक की कहानी है। इसके आगे के कहानी को हम जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ। ये 1573 की बात है। आगे बढ़ते हैं और 1576 में इंपॉर्टेंट घटना है 1576 का, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 1576 में क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध होता है। देखिए, हल्दी घाटी इसलिए कहा गया क्योंकि वहां का जो जमीन था वो हल्दी मिट्टी, मतलब मिट्टी का कलर हल्दी जैसा था, इसलिए उसको हल्दी घाटी का मैदान कहते हैं। ये हल्दी घाटी का युद्ध, एक तरफ अकबर की सेना थी और अकबर की सेना में मान सिंह नेतृत्व कर रहा था इसका। मान सिंह सेनापति था अकबर का, और इधर महाराणा प्रताप थे। जो महाराणा प्रताप थे ये उदय सिंह टू के पुत्र थे, यानी कि मेवाड़ का, मतलब इसके पिता उदय सिंह टू के साथ मेवाड़ का युद्ध हुआ था। और मैं ये बता चुका हूं कि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे, सिसोदिया वंश से थे। ध्यान से समझिए, अकबर और जो महाराणा प्रताप है, इन दोनों के बीच युद्ध होता है 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में कहा जाता है कि ना तो अकबर जीता था, ना तो महाराणा प्रताप जीता था, और अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग मत है। लेकिन इस युद्ध में हुआ था कि महाराणा प्रताप भाग गए थे। अकबर की एक तरह से बोल सकते हैं हम जीत हुई थी, लेकिन बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था अकबर को। क्या हुआ था, एक एक चीज को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी इतना समझिए कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, जिसमें जीतने वाला पक्ष था अकबर। ये जीतने वाला था, जीत गया और वो भाग गए थे। महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था जिसका नाम था चेचक।
ये काफी बहादुरी से लड़ा था और एक हाथी था, उसका नाम था राम प्रसाद। दोनों बहुत ही करीबी थे महाराणा प्रताप के। तो जब ये युद्ध हुआ था तो जो राम प्रसाद हाथी था उसका, इसको गिरफ्तार कर लिया अकबर ने गिरफ्तार कर लिया और इस राम प्रसाद का नाम बदल के पीर प्रसाद रख दिया। लेकिन राम प्रसाद, आप बोल सकते हैं कि ये इतना वफादार था कि उसको पता था कि ये मालिक का, जो मेरे मालिक है महाराणा प्रताप, इसका विरोधी है, इसका दुश्मन है। तो उसके यहाँ पे न तो राम प्रसाद अन्न खाया, न तो जल पिया, पानी न पिया और न खाना खाया, जिसके कारण पीर प्रसाद यानी कि इसके हाथी की मृत्यु हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना तो पानी पिया, ना खाना खाया। तो ये कहानी थी 1576 के हल्दीघाटी युद्ध के बारे में। बाकी का जो पार्ट इसका बचा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे से देखिए और कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा यही रहेगा, लेकिन नए तथ्य और 1576 के बाद की कहानी को हम अच्छे से जानेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिस्पांस दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने अभी तक बताया है वो आपको समझ में आया है।